हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग PIB डेली प्रोग्राम के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करेंगे उसको एक एक करके देख लेते हैं। पहली खबर जुड़ी हुई है राष्ट्रपति को मानद उपाधि मिलने को लेकर। दूसरी खबर है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो CEPA यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया है, इसमें अभी हाल ही में एक संयुक्त समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें क्या कुछ बातों पर चर्चा की गई, इसके ऊपर हम लोग एक एक करके देखेंगे। देन आफ्टर अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन कल किया जाने वाला है। 17 अक्टूबर को इसका आयोजन होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर इस अभिधम्म दिवस का महत्व क्या है और इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या कहती हैं। जो चौथा समाचार है वह विश्व खाद्य दिवस से जुड़ा हुआ है। आज 16 अक्टूबर है और हर साल विश्व खाद्य दिवस का आयोजन किया जाता है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग थोड़ा सा इससे संबंधित जो भी पहलू हैं उसको देखेंगे। अगली खबर कुकी, जोमार, मैतेई, नागा समुदाय के प्रतिनिधियों की अभी हाल ही में केंद्र सरकार के साथ बैठक को लेकर के जानकारी मिली है और ये बैठक का मकसद क्या था इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। देन जो लास्ट खबर है वो है शेतकरी समृद्धि किसान रेलगाड़ी को लेकर के। आखिर यह किसान रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी महत्वपूर्ण समाचारों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि 2025 को आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए क्वालिफाई करें, क्लियर करें IAS का एग्जामिनेशन, और आपका सपना है कि आप 2025 की परीक्षा में अव्वल रैंक लाएं, तो आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण बैच के अंतर्गत फास्ट ट्रैक 2025 हिंदी बैच में। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अभी वर्तमान में दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 18,999 रुपीज़ में आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 215-16 दिन का एक टारगेट अभी वर्तमान में लेकर के चला जा सकता है और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आपको बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही हमारी टीम भी बहुत ही शिद्दत के साथ आपके साथ मिलजुल करके आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। तो यदि आप इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके ज़रिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच को ज्वाइन करने में आसानी होगी। और इस बैच की शुरुआत देखो सुबह में 8 बजे से की जा रही है 21 अक्टूबर से, और इस लिहाज से ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एक महत्वपूर्ण डिसीजन साबित हो सकता है। यदि आपके मन में थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं, हमारी तैयारी थोड़ी और बेहतर हो सकती है इस बैच के जरिए और हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, IAS प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं और IAS मेंस 2025 की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस बैच को ज्वाइन करते हुए अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कीजिए। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहां मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अभी डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उनको कहाँ दिया गया, ये अभी दरअसल वो 2-3 देशों की यात्रा पर हैं और ये अफ्रीकी देश हैं। अफ्रीका में भी पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं, मॉरिटानिया, मलावी और अल्जीरिया। तो अल्जीरिया में ही जब ये वहां गई तो उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये जो उपाधि है ये शहीद इहादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है। तो इस कंटेक्स्ट में आपको यह जो तथ्य है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कभी यदि एग्जामिनेशन में पूछ दे कि आखिर कहाँ पर उन्हें ये मानद उपाधि दी गई थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा बता दूं कि ये जो अल्जीरिया है, मैंने आपको बताया कि पश्चिमी अफ्रीकी देश है और अल्जीरिया से जो महत्वपूर्ण देशों की सीमाएं साझा होती हैं, ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो मोरक्को,
यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया, ट्यूनीसिया, ये भूमध्य सागर का इलाका है और इस तरीके से आप इसको मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर मलावी वाला इलाका है। तो इन 3 देशों की यात्रा तो उन्होंने की ही है, लेकिन चूंकि अल्जीरिया अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अल्जीरिया के साथ व्यापार और निवेश के स्तर पर दोनों पक्षों के द्वारा प्रोत्साहन देने पर भी बातचीत की गई है। साथ ही भारतीय समुदाय जो अल्जीरिया में निवास करते हैं उनके संदर्भ में भी जानकारी मिलती है कि अल्जीरियाई अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ाने में और अधिक समर्थन देने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है और इस मद्देनज़र राष्ट्रपति महोदया ने इनके योगदान की सराहना भी की है। ऊर्जा, उर्वरक, दवा के क्षेत्र में और साथ ही ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र में भी भारत और अल्जीरिया के बीच सहयोग को और अधिक बेहतर बनाने की भी पेशकश की गई है। दोस्तों यहाँ पर जो एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि अफ्रीका के कई सारे देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध को भी महत्व दिया जाता है और इस मद्देनज़र जो वर्तमान में ये सहयोग किया जा रहा है, कभी यदि एग्जामिनेशन में आपसे भारत और अफ्रीका के बीच संबंध को लेकर के सवाल पूछे तो वहाँ आप इसको उत्तर के तौर पर दे सकते हैं। गेटिंग इट? तो ये ध्यान में रखेगा। और अफ्रीका में कई सारे जो दूसरे देश हैं उनका भी जो अपना हित है वो निकलता है, जैसे कि चीन। यदि चीन अफ्रीका के इन देशों के साथ में अपने सहयोग को ज़्यादा बढ़ाता है तो वो भारत के लिहाज से वो एक नकारात्मक स्थिति को पैदा कर सकता है। ऐसे में भारत के द्वारा अफ्रीका के इन देशों के साथ में नियमित तौर पर लगातार वार्ताएं होती रहती हैं, नियमित तौर पर साझेदारियां होती रहती हैं, व्यापार के स्तर पर, निवेश के स्तर पर, है ना। और जो भारतीय समुदाय अफ्रीका के अलग अलग देशों में रहते हैं उनके साथ भी एक संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। तो ये जो एक एंगल है, ये जो एक दृष्टिकोण है भारत की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में, वह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। इसके आधार पर आपको इस न्यूज को समझना होगा। देन जो अगली खबर है, अगली खबर में मैंने आपको बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता किया गया है और इसी के मद्देनजर जो संयुक्त समिति है, ज्वाइंट कमेटी की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें यह कहा गया है, जो टारगेट रखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साल 2030 से पहले $100 मिलियन का जो गैर तेल व्यापार होगा वो हम हासिल करेंगे। $100 मिलियन का गैर तेल व्यापार। गैर तेल व्यापार का मतलब कि व्यापार का ऐसा हिस्सा जो कि तेल से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी वो गैर तेल है, नॉन ऑयल, है ना। तो इस कंटेक्स्ट में इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके मद्देनजर दोनों देशों के बीच में वार्ताएं की गई हैं। दो तरफा व्यापार को मजबूत करने पर सहमति बनी है। व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं उसका आदान प्रदान करने के लिए एक तकनीकी समूह का भी गठन किया गया है ताकि ये आइडिया लगाया जा सके कि कौन से देश के साथ कितनी सीमा तक किस आइटम को लेकर के, किस उत्पाद को लेकर के, किस मद में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने की संभावना है या फिर संभावना देखी जा सकती है और व्यापार हो रहा है। तो इसके मद्देनजर ये जो एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ समूह है इस पर काम करेगा। देन आफ्टर दुबई में स्थित भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र को एक निर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने की भी अपेक्षा भारत सरकार के द्वारा दर्शाई गई है कि भाई हम गैर तेल व्यापार की बात कर रहे हैं। गैर तेल व्यापार के संदर्भ में हमें जो
अन्य अलग अलग वस्तुएं हैं, अन्य जो अलग अलग उत्पाद हैं, इनके स्तर पर व्यापार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और इस लिहाज से यदि आप एक पार्टिकुलर रीजन, पार्टिकुलर आप एक स्पेसिफिक एरिया दे देते हैं कि भाई यहाँ पर हम एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करेंगे, तो वहाँ के माध्यम से हम आपके बाजार में जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ के बाजार में अपने आभूषण को और अधिक बेहतर तरीके से मार्केटाइज कर सकते हैं, लोग उसको खरीद सकते हैं, लोग उससे आकर्षित हो सकते हैं। तो इसके आधार पर जो डिमांड है इनकी और बढ़ सकती है। तो इससे जो व्यापारिक साझेदारी है दोनों देशों के बीच में ये और बेहतर हो सकती है। तो इस लिहाज से ये जो एक महत्वपूर्ण अपेक्षा दर्शाई गई है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा रियायती शुल्कों का लाभ भारतीय आभूषण निर्माताओं को मिल सकेगा, है ना। यहाँ पर ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई जो भी भारतीय आभूषण निर्माता हैं उनको इससे लाभ मिल सकेगा। गेटिंग इट। देन आफ्टर भारत की यह भी अपेक्षा है कि जो संयुक्त अरब अमीरात है वो ICAS हलाल योजना को मान्यता दे। देखो ICAS का मतलब होता है इंडियन कॉन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम, और ये जो इंडियन कॉन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम है इसमें यह कहा गया है कि भाई हम जिस तरीके से हलाल मांस का उत्पादन करते हैं और हलाल मांस हम आपके यहाँ बेच सकते हैं उसको आप मान्यता दीजिए। हम ये प्रमाणित करके आपके यहाँ पर भेजते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत का गुणवत्ता परिषद है उसके सौजन्य से जो ये ICAS हलाल स्कीम है ये काम करती है। हलाल का मतलब यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। इस्लाम धर्म में हलाल का मतलब होता है जिसे अनुमति दी जाती है, जिसे स्वीकारा जाता है, और दूसरा जो एक शब्द होता है वो हराम होता है, यानी कि जिसे अनुमति नहीं दी जाती है, जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। जैसे कि यदि हम शराब की बात करें, यदि हम पॉर्क की बात करें यानी कि सूअर के मांस की बात करें, तो ये सब हराम माना जाता है इस्लाम धर्म में, लेकिन जो स्वीकृत माना जाता है उसे हलाल कहा जाता है। तो ये जो एक कंटेक्स्ट है वो ध्यान में रखिएगा। कई सारे जो उत्पाद हैं वो हलाल माने जाते हैं और उनको प्रमाणित करते हुए हम यदि संयुक्त अरब अमीरात में बेचें और संयुक्त अरब अमीरात उसको अनुमति दे तो फिर उनका व्यापार और बढ़ाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर इस योजना के संदर्भ में बातें की गई हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इससे संयुक्त अरब अमीरात को पशु उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। भारत से बड़ी मात्रा में पशु उत्पादों का निर्यात इस योजना के तहत किया जा सकता है। तो ये सब जो पक्ष हैं ध्यान में रखने की जरूरत है। जो अगली खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछिए कैसे? क्योंकि ये एक संस्कृति से जुड़ा हुआ पक्ष है और जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है उसी के सौजन्य से भारत सरकार के साथ मिलकर के, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस के बारे में चर्चा की जा रही है। दोस्तों, इस अभिधम्म दिवस के बारे में जानकारी ये मिलती है कि दरअसल भगवान बुद्ध ने दिव्य लोक से इसी दिवस के मौके पर पृथ्वी पर अवतरण लिया था और इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। सामान्य तौर पर जो म्यांमार वाला इलाका है वहां पर जो थेरवादी परंपरा के लोग हैं उनके द्वारा अभिधम्म दिवस का आयोजन किया जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, थेरवादी परंपरा में इसका आयोजन। गेटिंग इट? तो ये जो एक कंटेक्स्ट है कौन सी परंपरा में? थेरवादी परंपरा में, न कि महायान परंपरा में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि जब भगवान बुद्ध दिव्य लोक से धरती पर आए तो वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, आज के वर्तमान के फर्रुखाबाद जिले में संकीसा एक जगह है, वहीं पर वो अवतरण लिए थे। मान्यता दरअसल इसमें यह है कि भगवान बुद्ध इस स्वर्ग में जाते हैं, वहां पर देवताओं को और अपनी माता को अभिधम्म की शिक्षा देते हैं और देन फिर वो संकीसा में वापस आते हैं।
चूंकि इसी मौके पर वो वापस आते हैं, इसीलिए अभिधम्म दिवस का आयोजन किया जाता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ ही पाली को अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। इस मद्देनजर इस समारोह का जो महत्व है और अधिक बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म में पाली भाषा में जो शिक्षाएं हैं ये दी जाती थी बहुत बड़ी मात्रा में। हालांकि संस्कृत भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन पाली भाषा में जो शिक्षा का प्रसार है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। और अभी हाल ही में कई जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जैसे कि मराठी, बंगाली, असमिया, है ना, पाली, इन सभी को किस रूप में दर्जा दिया गया है? तो शास्त्रीय भाषा के तौर पर दर्जा दिया गया है। कुल 5 भाषाएं हैं जिनको अभी वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे पहले संस्कृत को, तमिल को, तेलुगु को, मलयालम को, उड़िया को, इन सभी को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है वो कौन सी भाषा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी हाल में जो 5 शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं पाली के साथ में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पर सही उत्तर देंगे। तो यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि हम बौद्ध धर्म में ग्रंथों के स्तर पर बात करें तो त्रिपिटक के बारे में जानकारी मिलती है। और त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी, पिटक का मतलब टोकरी। और इन टोकरियों में कई सारे ग्रंथों को समाहित किया गया, संकलित किया गया, कंपाइल किया गया, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा गया। पहला जो महत्वपूर्ण पिटक है वो सुत्त पिटक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है वो विनय पिटक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है वो अभिधम्म पिटक है। तो जो अभिधम्म पिटक है इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान में की गई थी, जिस समय की भारत का सम्राट जो मौर्य सम्राट है वो अशोक था, है ना। तो ये आपको अपने लेवल पर थोड़ा सा बैकग्राउंड के स्तर पर ध्यान में रखने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कौन सी बौद्ध संगीतियों में की गई थी। मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। तो यहाँ पर ये बातें ध्यान में रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का मतलब क्या हुआ, अभिधम्म दिवस का आयोजन क्यों किया जाता है, कहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे, और साथ ही जो शास्त्रीय भाषा के तौर पर पाली को दर्जा दिया गया, इसको लेकर के भी यह दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इससे जो जुड़े हुए सभी एंगल्स हैं वो हमने यहाँ पर इस न्यूज़ के जरिए देख लिए हैं। चलिए अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व खाद्य दिवस का आयोजन हर साल 16 अक्टूबर को किया जाता है, और इसी मौके पर अभी यह आयोजन इस साल भी किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष के लिए जो विश्व खाद्य दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम है राइट टू फूड्स फॉर बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। तो ये थीम आपको याद में रखना है। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे थीम को लेकर के सवाल पूछ दिया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1945 में इस FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना की गई थी, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ही विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत 16 अक्टूबर को की गई थी, और इसी के मद्देनजर यह जो दिवस है हर साल आयोजित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में खाद्य संरक्षण को लेकर के, खाद्य की आपूर्ति जो भी वंचित वर्ग हैं उनको सही तरीके से होती रहे, इस मद्देनजर, और पोषण युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं इसकी उपलब्धता लोगों को होती रहे, इसके मद्देनजर कई सारे कार्यक्रम लगातार कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जो पहला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है NFSA यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से जो भारत में 75% ग्रामीण आबादी है और 50% जो शहरी आबादी है, इनको सब्सिडी वाले खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया था, उसी के माध्यम से जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी, और इसी के द्वारा ये प्रावधान किए गए थे।
देन आफ्टर मैंने आपको इससे पहले भी पीआईबी डेली प्रोग्राम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको ये बताया था कि साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में अन्न की आपूर्ति हो सके। तो यहाँ पर इस योजना को भी यहाँ शामिल किया गया है। देन आफ्टर पीएम पोषण योजना सरकारी स्कूलों में बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ाने के मद्देनजर शुरू की गई है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना सबसे कमजोर लोगों पर यह केंद्रित है ताकि उनको खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर भी इस योजना को महत्व मिला है। साथ ही पोषण युक्त यानी कि फोर्टिफाइड चावल को लेकर के भी यहां भारत सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। मैंने आपको पीआईबी डेली प्रोग्राम में ही एक सेशन में बताया था कि फोर्टिफाइड चावल का जो उपयोग है इसे 2028 तक प्रसारित या इसको विस्तारित करने को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया है और उसमें मैंने फोर्टिफाइड चावल के गुण के बारे में भी बताया था। यदि आपको ध्यान में है तो आप बताइएगा कि फोर्टिफाइड चावल में किन खनिज पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि इसके बहाने आपको रिवीजन भी होता चला जाए। केवल पढ़ना ही नहीं है ना, रिवाइज भी होते चलना है। देन आफ्टर जो अगली खबर है मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि मणिपुर में जिस तरीके से 2023 से एक हिंसात्मक स्थिति देखी गई, कुकी और मैती जनजातियों के बीच में नागा समुदाय के अगेंस्ट में भी एक विरोध की स्थिति, एक हिंसा की स्थिति देखी जाती रही है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में जो कुकी, जो मार और मैतेई नागा समुदाय है, इनके प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया है और इसी के मद्देनजर यह खबर चर्चा में आई थी। चूंकि कल यानी कि कल ही ये मुलाकात हुई थी तो इसी लिहाज से पीआईबी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कुकी, जो मार है, इनको यदा कदा कुकी के नाम से भी जाना जाता है और 2023 में जो टसल उभरा उसमें दरअसल अपने हक की लड़ाई को लेकर के उभरा। इसमें यह था कि कौन सा जो क्षेत्र है किसके कब्जे में रहेगा, किसके नियंत्रण में रहेगा, कौन प्रभावी रहेगा, कौन अवैध तरीके से हमारे संसाधनों पर अधिकार कर रहा है। और इसी के कारण जो एक क्लैश है, जो एक नस्लीय हिंसा है, वो बहुत व्यापक तौर पर फैल गई थी और इनफैक्ट आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसकी उपस्थिति देखी जा रही है। और इसी मद्देनजर इनके द्वारा यह जो प्रतिनिधि मंडल है ये भेजा गया है और अभी जो बातचीत की गई है कल, उसमें यह निर्णय लिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि सभी को मिलजुल करके, सभी जो आम जनता है उनके आह्वान करने की ज़रूरत है कि हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, चाहे कुकी हों, चाहे वो मैतेई हों, चाहे वो नागा समुदाय हों। सभी को अपनी अपनी वस्तु स्थितियों को समझने की ज़रूरत है। जहां कुकी अपने लेवल पर यह अधिकार दर्शाते हैं कि भाई हम यहाँ पर जो घाटी वाला रीजन है यहाँ अपने महत्व को और अधिक स्थापित करें। कुकी सामान्य तौर पर जो ईसाई धर्म है इसको मान्यता देने वाले माने जाते हैं। जो मैतेई हैं ये हिंदू धर्म को महत्व देने वाले माने जाते हैं। वहीं जो नागा हैं वो जो ग्रेट नागा का जो एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेट नागालिम का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के वो हमेशा टकराते रहते हैं और इनके बीच में एक संक्रमण की स्थिति कई बार देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो कुकी हैं वो मैतेई वाले क्षेत्र में या मैतेई जो हैं वो कुकी वाले क्षेत्र में, कई बार जो कुकी हैं वो नागा वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव दर्शाने की कोशिश करते हैं और इसी की वजह से जो ये टकराव है और हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है। तो ऐसे में इन सभी जनजातियों और इन सभी जनजातियों से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आपस में मिल करके कैसे स्थिति को शांत करने की आवश्यकता है, किस तरीके से एक विकासवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत है, इस पर बल दिया गया है और यह अपेक्षा की गई है कि आगे आने वाले समय में शांति और स्थिरता, पार्टिकुलर जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, पूर्वोत्तर का जो इलाका है, जहां पर मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम वाले जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश का भी जो कुछ इलाका है, वहां पर इनकी जो उपस्थिति है उसके मद्देनज़र वह इलाका थोड़ा सा शांत और स्थिर हो सके, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी के मद्देनज़र ये बैठक का आयोजन किया गया था।
जो अगली खबर है जो मैंने आपको बताया भी कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है और महाराष्ट्र के 132 रेलवे स्टेशन से के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है कि 132 रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा। अमृत स्टेशन के तौर पर इनका विस्तार भी किया जाएगा और महाराष्ट्र के किसानों को प्याज, अंगूर और अन्य कृषि उत्पादों को दूसरे राज्यों के बाजारों में आसान पहुंच कराने के लिए जो यह किसान रेलगाड़ी है ये बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी हाल ही में जो यह गतिविधियां की गई इसमें बताया गया है कि बिहार में दानापुर, पटना के पास में दानापुर एक जगह है, बिहार में दानापुर तक रेलगाड़ी जाएगी, है ना। और दोस्तों यहां 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा कि जहां एक तरफ जो महाराष्ट्र के किसान हैं जो प्याज, अंगूर और अन्य कृषि उत्पाद इन रेलगाड़ियों में भेजेंगे, साथ साथ में इसमें कुछ जनरल डब्बे भी लगाए गए हैं और उसमें भी बैठ करके लोग थोड़ी सस्ती दर पर, सस्ती फेयर पर वो यात्रा कर सकते हैं। तो जो अनाज है, जो उत्पाद है वो भी जा सकता है और खुद भी यात्रा की जा सकती है सस्ती दर पर। इस लिहाज से ये जो शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी है इसकी शुरुआत की गई है। तो कभी यदि एग्जामिनेशन में इसको लेकर के आपसे पूछा जाए कि कहां से कहां तक इसकी शुरुआत की गई है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आज की कक्षा में अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जो भी कई सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने बातचीत की उसको जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। इसके साथ साथ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि फास्ट ट्रैक 2025 के बैच की शुरुआत की गई है 21 अक्टूबर से सुबह में 8 बजे से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन लीजिए और 2025 को मद्देनजर रखते हुए इस कोर्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा रहा है, जिसके जरिए आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो आपको यह कोर्स मिल रहा है मात्र 18,999 रुपये में मिल रहा है। इसका लाभ उठाइए और इसके जरिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही ये आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी भी स्तर पर आपको कोई सवाल पूछना है, कहीं पर कुछ भी यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पीआईबी डेली प्रोग्राम में कल। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।